ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पार्लियामेंट्री सेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि 3 तरीके के सेशन होते हैं, बजट, मानसून और विंटर। सबसे बड़ा सेशन होता है बजट और सबसे छोटा होता है मानसून सेशन। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 85 में है सेशंस के बारे में चर्चा। और उसके बाद हम लोगों ने इसमें आगे थोड़ा सा देखा था भाई कि जो लोकसभा या राज्यसभा होता है उसमें लोगों को बुलाने के लिए, जैसे जब नई पार्लियामेंट आती है तब प्रेसिडेंट लोगों को बुलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? समन करना कहते हैं। जब पार्लियामेंट की छुट्टी हो जाती है तो प्रेसिडेंट सबको घर भेज देते हैं, उसे प्रोरोगेशन कहते हैं। फिर लोकसभा का जो हेड होता है वो कौन होता है? स्पीकर होता है। और राज्यसभा का हेड जो होता है वो चेयरमैन होता है। इस सब बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझा। अब आगे चलते हैं और समझते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। अभिभाषण मतलब स्पीच, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ पहले प्रेसिडेंशियल स्पीच के बारे में। प्रेसिडेंशियल स्पीच। अब देखो, स्पीच या इसी को हम लोग एड्रेस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? अभिभाषण। अब देखो, ये जो प्रेसिडेंट का स्पीच होता है ये 2 टाइप का होता है। एक जो नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल, और दूसरा होता है उसे हम स्पेशल कहते हैं। 2 टाइप, नॉर्मल एड्रेस और स्पेशल एड्रेस, ठीक है। नॉर्मल एड्रेस और स्पेशल एड्रेस। अगर कोई पूछेगा कभी कि प्रेसिडेंट की स्पीच की चर्चा किस आर्टिकल में है, यानी वो नॉर्मल की बात कर रहा है, वो है आर्टिकल 86 में, आर्टिकल 86 में। लेकिन प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस या स्पीच की चर्चा कहाँ है? तो है आर्टिकल 87 में, आर्टिकल 87 में। अब समझना पड़ेगा कि भाई नॉर्मल और स्पेशल में क्या अंतर है ना। तो देखो, जब प्रेसिडेंट का अगर कभी मन हुआ कि उन्हें लोकसभा या राज्यसभा में आकर के कोई भाषण देना है, लोगों को एड्रेस करना है, तो वो आकर के कभी भी लोकसभा या राज्यसभा में जब भाषण देंगे तो उसे कहा जाएगा उनका नॉर्मल एड्रेस, ठीक है। जब भी उनका मन कर दे। और वो मन कैसे करेगा? अपने आप से तो आ नहीं जाएंगे भाई, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर उन्हें सलाह देंगे कि आइए आप जो है थोड़ा सा समझाइए, राज्यसभा वाले जो है थोड़ा उत्पात मचा रहे हैं या लोकसभा वाले उत्पात मचा रहे हैं, थोड़ा कहिए कि वो लोग लड़ाई झगड़ा न करे, बिल वगैरह को पास कर दे अच्छे से, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में जब प्रेसिडेंट नॉर्मली आकर के लोकसभा या राज्यसभा में अपना भाषण दे, अपना स्पीच दे, तो उसे हम कहेंगे प्रेसिडेंशियल स्पीच। लेकिन जब पहली बार लोकसभा का चयन होता है, यानी कि नया नया इलेक्शन होता है, जैसे लोकसभा नई चुनकर आई थी 2014 में, है 2014 में लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन। तो जब नया लोकसभा चुन करके आता है तो भाई उस लोकसभा को एड्रेस करने के लिए प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, और प्रेसिडेंट आते हैं, वहां पर क्या करते हैं? भाषण देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसी भाषण को हम लोग उनका प्रेसिडेंट का स्पेशल एड्रेस या स्पेशल भाषण या अभिभाषण कहते हैं। बात समझ में आई क्या? हाँ, तो स्पेशल कब हो जाएगा? जब वो नई लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में क्या देंगे? स्पीच। तो मैं यहाँ लिख दूं न्यू लोकसभा। अच्छा, जैसे 2014 में दिए थे, फिर उसके बाद वो 2019 में दिए होंगे, है ना, 2019 में। अब मैं पूछूंगी कि अगर नया फिर से स्पेशल उनका एड्रेस जो रहेगा अभिभाषण को कब देंगे? 2024 में, 2024 में। यानी कि जब भी नई लोकसभा चुन करके आती है तब उसे एड्रेस कौन करते हैं? प्रेसिडेंट, ठीक है। अभी जैसे इस वक्त हमारी ये प्रेसिडेंट है मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू जी, लेकिन इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद। तो रामनाथ कोविंद भाषण वगैरह देते थे। तो देखो, जब ये भाषण देंगे
तो क्या ये अपने आप से लिख करके आएंगे, मतलब अपना भाषण खुद तैयार करेंगे? तो नहीं, इनके स्पीच को तैयार करता है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इनके स्पीच को कौन तैयार करता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिमंडल तैयार करता है। और मंत्रिमंडल तैयार जब करेगा तो उसमें वो अपनी सरकार की अच्छी अच्छी बातों को लिखेगा, और जो प्रेसिडेंट रहते हैं वो हूबहू उसी चीज को पढ़ देते हैं। प्रेसिडेंट उस भाषण में ये नहीं कहते हैं कि मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे नई लोकसभा आई है तो आप लोगों को मिलजुल कर काम करना चाहिए, और जितने भी बिल या कोई भी नियम कानून पास हो तो उसे शांति से पास करना चाहिए। नहीं, उसमें ये लिखा रहता है कि भाई ये जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने पिछले सालों में या पिछले वर्षों में क्या क्या काम किए हैं और क्या करने वाली है। तो वहां पर ना जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमेशा ऐसे कहेंगे, मेरी सरकार। क्या वर्ड यूज करते हैं? मेरी सरकार। कहेंगे कि मेरी सरकार ने आने वाले इस अमृत महोत्सव में, यानी कि देश को आजादी के 75 साल पूरे हुए है ना, तो 75 साल आजादी के इस अमृत महोत्सव में हमारे देश में बहुत सारे मेडिकल बनवाए गए। ये किसने किया? मेरी सरकार ने किया। वो अपने भाषण में हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? मेरी सरकार, मेरी सरकार। अच्छा बताओ, जब वो मेरी सरकार कहेंगे तो भाई जब लोकसभा रहती है, लोकसभा, अब लोकसभा में तो यहाँ पर जिसकी गवर्नमेंट रहेगी वो पार्टी भी बैठेगी और जो अपोजिशन वाले रहेंगे वो लोग भी बैठेंगे, है ना? हाँ, तो जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं, जैसे ही प्रेसिडेंट कहते हैं मेरी सरकार ने ये किया, वो लोग थप 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 बेंच थपथपाने लगते हैं, और जो अपोजिशन वाले रखते हैं वो लोग मुंह देखते हैं, बोलते हैं हाँ प्रेसिडेंट साहब ये तुम्हारी सरकार है, अभी रुको तुमको बताते हैं। तो जब तक प्रेसिडेंट भाषण देते रहते हैं ना, अपोजिशन वाले कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के लोग रहते हैं, मतलब जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिसकी सरकार रहती है, वो क्या करते हैं? अपने सरकार की सराहना करते हैं और कहते हैं हाँ हाँ प्रेसिडेंट साहब कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, बताओ हमारे सरकार की तारीफ कर रहे हैं। वो लोग जोर जोर से बेंच थपथपाते हैं। अब इस चीज को अगर देखना रहेगा तो जैसे यहाँ यूट्यूब पर जाकर के ना एक बार वो स्पीच देखना, हालांकि उसका लिंक मैं उसमें डाल दूंगा, ये जैसे प्रेसिडेंट स्पेशल स्पीच, ठीक है? तो यहाँ देखना ना, यहाँ रामनाथ कोविंद वाला दिखाई देगा, तो इसको सुनना थोड़ा सा ही, इसमें किस तरीके से लोग आते हैं बैठते हैं, सब प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं चीजों को, ठीक है? वो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये जो मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है? देखो, तो क्या कहते हैं, मेरी सरकार ने ये किया, मेरी सरकार ने वो किया, उसके बाद 1 घंटे तक ऐसे ही भाषणबाजी करते रहते हैं और उसके बाद वो सीधा चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको पता है अब इसके बाद अपोजिशन गाली देने वाला है, कहेगा जैसे ये सरकार प्रेसिडेंट साहब कह के जाएंगे कि मेरी सरकार ने बहुत सारे जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनवाए, तो वहाँ अपोजिशन वाले कहेंगे सर महोदय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सरकार ने जो हॉस्पिटल बनवाए हैं उस हॉस्पिटल में मरीजों के इलाज से ज्यादा हॉस्पिटल के मरम्मत की जरूरत है, यानी हॉस्पिटल के इलाज की जरूरत है। वहाँ बेडों की कमी है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की जान चली जाती है। प्रेसिडेंट साहब कहेंगे मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया, अभी तुम लोग समझो आपस में। प्रेसिडेंट सीधा भाषण देंगे और वहां से निकल जाएंगे रायसीना की पहाड़ी के लिए, समझ में? हाँ, उसके बाद जब प्रेसिडेंट चले जाएंगे तब शुरू होगा वहां पर धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव मतलब थैंकिंग मोशन चालू किया जाएगा, और वहां पर जो लोकसभा के लोग रहेंगे वो लोग एक बिल पास करेंगे और कहेंगे कि हमारी सरकार ने जो भी, थैंकिंग मोशन कुछ नहीं, उस सरकार ने जो भी अच्छी अच्छी चीजें करी रहती हैं, जैसे कि राम मंदिर का मुद्दा सुलटा देना, ट्रिपल तलाक को हटा देना, तो सारी चीजों को उठा करके वापस से किया जाएगा और दोनों जो पार्टियां रहेंगी अपोजिशन और गवर्नमेंट के लोग आपस में डिबेट करेंगे, ठीक है? और ये जो थैंकिंग मोशन या धन्यवाद प्रस्ताव ये लगभग 2 से 3 दिन तक चलते रहता है, समझ में? तो प्रेसिडेंट का स्पीच और स्पेशल स्पीच, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं। बताओ, जब प्रेसिडेंट कभी लोकसभा या राज्यसभा में कभी भी आकर के भाषण दे वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल स्पीच। कभी भी आकर के भाषण दे लोकसभा या राज्यसभा में, हाँ।
लेकिन जब नई गवर्नमेंट चुन करके आए लोकसभा की और तब प्रेसिडेंट आए और भाषण दे, तब वो स्पेशल स्पीच कहलाएगा, स्पेशल एड्रेस कहलाएगा। नॉर्मल स्पीच की चर्चा है आर्टिकल 86 में और स्पेशल स्पीच की चर्चा है आर्टिकल 87 में। अच्छा बताओ, प्रेसिडेंट का जो स्पीच होता है वो कौन तैयार करता है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 86 और 87 एकदम अच्छे से समझ में आ गया। आगे चलते हैं और समझते हैं आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 देखो, आर्टिकल 88 में मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल्स के राइट्स के बारे में, ठीक है, किसके? मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल राइट्स। अब देखो, इसके बारे में सारी चीजें ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ अटॉर्नी जनरल के बारे में। कि जैसे पहले अगर मैं मिनिस्टर्स की बात कर लूं तो ये होगा, एक तरफ हो जाएगा राज्यसभा, एक तरफ हो जाएगा लोकसभा। बताओ, मिनिस्टर्स लोकसभा से आते हैं या राज्यसभा से? मिनिस्टर तो कहीं से भी आ सकते हैं, है ना? मिनिस्टर कहीं से भी आ सकते हैं, मिनिस्टर्स कहीं से भी आ सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से आ सकते हैं। लेकिन अगर उन्हें बैठना रहेगा तो कहाँ बैठेंगे? सिटिंग वो लोकसभा में होंगे। लेकिन वोटिंग करना रहेगा तो अपने पर्टिकुलर हाउस में जाकर करेंगे। राज्यसभा से आया हुआ मंत्री लोकसभा में बैठकर वोटिंग नहीं करेगा। कोई बिल पास हुआ, अगर वो लोकसभा में पास हो रहा है तो उठ करके चला जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा में जब वो बिल जाएगा तब वो वहां पर वोटिंग करेगा, उसे पास करना है या नहीं करना है। समझ आ रहा है? तो वोटिंग अपने पर्टिकुलर हाउस में जाकर करेगा, पर्टिकुलर हाउस में जाकर के करेगा, वोटिंग पर्टिकुलर हाउस में जाकर के करेगा। ठीक है, कितना समझ में आया? ये मिनिस्टर्स के बारे में। अब वहीं अगर मैं अटॉर्नी जनरल की बात करूं, अटॉर्नी जनरल, तो बताओ, अटॉर्नी जनरल लोकसभा से होता है या राज्यसभा से? बरोबर, अटॉर्नी जनरल लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, इसे अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये क्या होता है? लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का। क्या होता है? लीगल एडवाइजर होता है इसका, गवर्नमेंट का। इसे अपॉइंट कौन करता है? तो इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट करते हैं। अब इसके पास राइट क्या है कि ये लोकसभा में भी बैठ सकता है, सॉरी राज्यसभा में भी बैठ सकता है और लोकसभा में भी बैठ सकता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में अगर किसी भी बिल को लेकर के कोई परेशानी है, लीगल कोई एडवाइजरी देना है, वो दोनों को दे सकता है। कोई भी वहां पर डिबेट चल रहा है लोकसभा में या राज्यसभा में, तो उसमें वो भाग ले सकता है। लेकिन जब वोटिंग की बात आएगी तो ये वोटिंग नहीं कर सकता है। जैसे वोटिंग शुरू हो जाएगा वो सीधा निकल के चला जाएगा पार्लियामेंट से बाहर, अपना चाय बिस्कुट खाएगा। समझा? तो ये किसके राइट है? अटॉर्नी जनरल के। अटॉर्नी जनरल इस पे पूछता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति या ऐसा कौन सा वो वर्ड मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है वो क्या कहते हैं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहेगा कि जैसे ऐसा कौन सा पर्सन है जो न तो लोकसभा का सदस्य है न तो राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन वो लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में भाग लेता है लेकिन वोटिंग नहीं करता है। ठीक है, वो कौन है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल। ये क्लियर हो गया आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 में क्या कहता है? मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के राइट्स के बारे में। अब उसके बाद आगे चलते हैं आर्टिकल 89। ठीक है, आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की चर्चा है। इसकी चेयरमैन एंड डेप्यूटी
चेयरमैन। चेयरमैन को हम लोग क्या कहते हैं? अध्यक्ष। हिंदी में हम अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है, अध्यक्ष। और इनको हम कहेंगे उपाध्यक्ष। नहीं, अध्यक्ष नहीं, अध्यक्ष तो स्पीकर को कहेंगे। सभापति, सभापति। सभापति और इन्हें उपसभापति, उपसभा। अच्छा, अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में हमारे जो ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। राज्यसभा में 245 लोग होते हैं, 245 मेंबर। इन 245 बागड़ बिल्लों को संभालने के लिए एक लीडर आता है, उस लीडर को हम कहते हैं चेयरमैन। और ये जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। जैसे जब रामनाथ कोविंद थे, उनके समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? वेंकैया नायडू जी। वेंकैया नायडू राज्यसभा के क्या थे? वाइस प्रेसिडेंट थे, मतलब सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ वो राज्यसभा के चेयरमैन थे। अब अगर ये चेयरमैन ना रहे, जैसे कि ये कहीं चले गए मान लो, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट साहब कहीं चले गए, तब इन्हें संभालने के लिए किसी न किसी को होना पड़ेगा। तो उन्हीं जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं 245, इनमें से 6 सीनियर्स मेंबर, कितने? 6 सीनियर मेंबर्स के नाम को प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। कहाँ भेजा जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट उन्हीं 6 में से किसी एक को क्या चूज कर देंगे? अपॉइंट कर देंगे एज अ डेप्यूटी चेयरमैन। चेयर, इतना क्लियर है? तो अगर कहेगा कि जैसे डेप्यूटी चेयरमैन का अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करते हैं। कितने लोगों का नाम भेजा जाता है? तो राज्यसभा के 6 जो सीनियर मेंबर्स होते हैं उनका नाम दिया जाता है और उन्हीं में से किसी एक का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर देते हैं, प्रेसिडेंट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो चेयरमैन होता है, चेयरमैन राज्यसभा यानी अपने सदन का प्रिसीडिंग होता है, ठीक है। प्रिसीडिंग का मतलब क्या होता है? इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं सर्वे सर्वा, यानी सबसे महत्वपूर्ण लीडर होता है, ठीक है, हेड होता है। उसकी बात कोई टाल नहीं सकता, वो जैसे चाहे वैसे राज्यसभा को चला सकता है। जिसको जितना मिनट टाइमिंग देना है उतना दे सकता है। अगर वो किसी को कह दिया कि आप चुप रहिए तो उसे चुप रहना पड़ेगा। किसी को कह दिया, किसी मंत्री को या कोई भी एमपी है उसको, आप यहाँ से बाहर जाइए, उसे बाहर जाना पड़ेगा, समझे? तो क्या होता है? पदेन होता है, हिंदी में उसको कहते हैं पदेन। पदेन या प्रेसिडिंग। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? पदेन या प्रेसिडिंग, प्रेसिडिंग। सर्वे सर्वा, सर्वे, ठीक है, हेड होता है। इसकी बात को कोई टाल नहीं सकता है, इसकी बात को कोई टाल नहीं सकता है। इतना क्लियर है? अब जैसे कि जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे यानी चेयरमैन नहीं रहेंगे तो कौन संभालेगा? डेप्यूटी चेयरमैन संभालेंगे। अगर कभी जो चेयरमैन है या डेप्यूटी चेयरमैन है इनको रेजिग्नेशन देना रहे तो ये रेजिग्नेशन किसको देंगे? तो ये देखो, जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, ये रेजिग्नेशन देंगे चेयरमैन को, चेयरमैन को यानी वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन है ये अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट। इतना चीज क्लियर है? रेजिग्नेशन, ठीक है, रेजिग्नेशन के लिए डेप्यूटी चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन चेयरमैन को देते हैं और चेयरमैन अपना रेजिग्नेशन
प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है, चेयरमैन प्रेसिडेंट को देते हैं। इतना क्लियर है? बताओ, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? चेयरमैन राज्यसभा का होता है या लोकसभा का? राज्यसभा का। अच्छा, जो वॉइस प्रेसिडेंट, जब मैं वॉइस प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तो उसमें ही बताया था कि वॉइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो उनके चेयरमैन के पोस्ट की वजह से मिलती है, ना कि वॉइस प्रेसिडेंट होने की वजह से। समझ में? हाँ, तो देखो, अब यही चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की सैलरी, सिलेक्शन वगैरह की चर्चा ना आर्टिकल 19, 91 और 92 में है। तो ये सब चीजें जो मैंने बताया वो सबको आर्टिकल वाइज याद नहीं करना है, ठीक है? किस किस में आर्टिकल में? आर्टिकल 90, 91, 92। इन आर्टिकल को याद नहीं रखना है, बस कौन सा आर्टिकल याद रखना है? 89। 89 में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन की चर्चा है, और 1991 में इनमें इनके अपॉइंटमेंट, सैलरी और रेजिग्नेशन की चर्चा, ठीक है? अपॉइंटमेंट, सैलरी और रेजिग्नेशन की चर्चा 90, 91, 92 में है। इसको आर्टिकल को याद बिल्कुल नहीं रखना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो हमने कौन कौन से आर्टिकल देख लिए बताओ? आर्टिकल 86, 87। 86 में किसकी चर्चा है? नॉर्मल स्पीच। 87 में स्पेशल स्पीच की चर्चा है। फिर 88 में अगर बात करेंगे तो मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल के राइट्स की चर्चा है, और 89 में चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के चर्चा है, ठीक है, उनके बारे में दिया हुआ है ना। क्लियर हुआ? अच्छा, हमने राज्यसभा को देख लिया। अब समझते हैं कि लोकसभा में तो भाई 545 लोग होते हैं, इन्हें भी तो संभालने के लिए कोई ना कोई चाहिए। हाँ, तो हमने देखा 90, 91, 92 में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सैलरी, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन की चर्चा है। तो अब आता है आर्टिकल 93। आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चर्चा है। इसकी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चर्चा, ठीक है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। हिंदी में क्या कहेंगे? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है आर्टिकल 93। अब देखो ध्यान से समझो, जैसे ये है, मान लो हमारा राज्यसभा, ये है लोकसभा। लोकसभा में 545 लोग होते हैं, ठीक है? 545 लोग। और जब पहली बार लोकसभा का इलेक्शन होता है, मतलब नई नई लोकसभा चुन करके आती है, तो ऐसा तो रहेगा नहीं कि भाई किसको जो है स्पीकर बनाया जाए। पहले तो कोई ना कोई प्रोसीजर करना पड़ता होगा। तो पहले जब 545 लोग आ जाते हैं चुन करके, तो उनमें आते हैं प्रेसिडेंट, अपना भाषण वाषण देते हैं थोड़ा बहुत, और उसके बाद उसमें से किसी एक इंसान को खड़ा कराएंगे। किसको? किसी भी इंसान को, जो भी मतलब कि किसी भी ऐसे पर्टिकुलर को नहीं, जो इस सीनियर रहेगा। सीनियर किस वजह से? मतलब कि टाइम वजह से, टाइम, एज नहीं, टाइम, मतलब जिसने मैक्सिमम टाइम पीरियड स्पेंड किया होगा। हाँ, एक्सपीरियंस वाइज जो सीनियर रहेगा उस इंसान को पकड़ेंगे और उसे खड़ा करा करके क्या दे देंगे? कहेंगे चलो शपथ ले लो तुम। स्पीच नहीं दे, स्पीच तो सबको देंगे, शपथ, ओथ दिलाएंगे, ठीक है? ओथ दिलाएंगे। तो जब ऐसा पहला इंसान ओथ लेता है उसे हम कहते हैं प्रो टेम स्पीकर। क्या कहते हैं उसको? हाँ, दिलाएगा प्रेसिडेंट ही, प्रोटेम। हाँ, सबसे पहले लेगा उसे। ये प्रोटेम स्पीकर जो होता है, ये पहले तो टेम्पोररी होता है, ठीक है, टेम्पोररी। और ये मोस्ट एक्सपीरियंस्ड
एक्सपीरियंस्ड पर्सन होता है, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, ठीक है, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे सीनियर। सीनियर उसे प्रेसिडेंट साहब क्या दिला देंगे, ओथ, प्रेसिडेंट से दिलाएंगे ओथ, कहेंगे तुम ओथ ले लो कि तुम इन 545 लकड़बग्घों को संभाल लोगे, ठीक है, तो बोलेगा हाँ हाँ ठीक है हम ओथ ले लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि 545 लोग हैं और प्रेसिडेंट सबको ओथ दिलाते हैं, चलो भाई तुम खड़े हो जाओ ओथ ले लो, तुम खड़े हो जाओ ओथ ले लो, क्योंकि जो जितने भी लोग आएंगे एमपी वगैरह आएंगे सबको ओथ दिलाना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, हम इस सदन में बैठ करके अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए अच्छा सोचेंगे, उनके लिए अच्छा बिल पास करेंगे, उनका खून चूसेंगे, ऐसा सब कुछ वो तो लेना पड़ेगा ना उन लोग को। हाँ, तो प्रेसिडेंट इन सबको नहीं दिलाते हैं, किसी एक पर्सन को दिलाते हैं जो सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस रहता है, उस इंसान को हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर टेम्पररी होता है, इसका काम होता है कि ये सारे लोगों को वोट दिलाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है सारे जो बचे हुए वोट्स दिलाना होता है, वोट्स टू रिमेनिंग एमपीज, ठीक है, रिमेनिंग एमपीज, जितने बचे हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहेंगे लोकसभा के, उन सबको ये वोट दिलाता है, वोट दिलाता है। इतना समझ में आया? ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो, जब सब लोग वोट ले लेंगे तब इसी में से किसी एक इंसान को चूज किया जाएगा 50% वोट के साथ कि कौन अब बनेगा स्पीकर। जैसे हमारे स्कूल में होता था, मॉनिटर चूज करने के लिए वोटिंग होती थी कि नहीं, सब लोग चिट्ठी पर नाम लिखते थे, हाँ हाँ इनका जो है हम इसको जिता देंगे, इसको जो है इसका नाम रहेगा, और जिसको ज्यादा वोट मिलेगा और वो जीत जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही अब जब सब लोग वोट ले मतलब कि वोट ले लेंगे तो यहीं से एक इंसान के लिए वोटिंग करवाई जाएगी, वोटिंग करवाई जाएंगी, वोटिंग, और 50% वोटिंग के साथ जो जीत जाएगा उसे बना दिया जाएगा स्पीकर, ठीक है, उसे क्या बना दिया जाएगा, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर। अब कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे गवर्नमेंट किसी और पार्टी की बनी, जैसे कि मान लो लोकसभा में हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक तरफ है बीजेपी और एक तरफ है कांग्रेस, कांग्रेस, और मान लो कि इस वक्त बीजेपी सरकार में है, तो ऐसा हो सकता है कि जो स्पीकर बने ना वो कांग्रेस की तरफ से बन जाए, क्योंकि स्पीकर किसी ऐसे अरे गैरों को नहीं बनाया जाता है, स्पीकर उसी इंसान को बनाया जाएगा जो लिबरल हो, ठीक है, मतलब कि जो भेदभाव न करता हो एकदम, चाहे वो अपोजिशन का बंदा कोई रहे या अपनी ही गवर्नमेंट का कोई बंदा रहे, जब उसकी बात सुनने की बारी आए तो उसे टाइम पीरियड दिया जाए, वो कभी किसी इंसान के को लेकर के भेदभाव ना करे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन ना करे, ये मेरी सरकार में नहीं है मैं इसको टाइम ही नहीं दूंगा, तो ऐसे इंसान को स्पीकर नहीं बनाया जाता। तो स्पीकर सबकी सहमति से बनाया जाता है भाई, कि सब लोग जो जानते हैं कि हाँ ये पर्सन जो है ये अच्छा है, ये भेदभाव नहीं करेगा, इसका एटीट्यूड ठीक ठाक है, ठीक है, तो वैसे इंसान को क्या किया जाता है, वोट दिया जाता है, और जिसे 50% वोट मिल जाता है वो क्या बन जाता है, स्पीकर बन जाता है, ठीक है। अच्छा बताओ, ये स्पीकर जो बनेगा बंदा, ये क्या राज्यसभा का हो सकता है? नहीं हो सकता, ये स्पीकर मस्ट बी फ्रॉम लोकसभा, क्योंकि इसे संभालना क्या है, मस्ट बी फ्रॉम लोकसभा, ये लोकसभा का ही सदस्य होना चाहिए, क्योंकि इसे लोकसभा संभालना है, तो ये लोकसभा से ही उठेगा और उसे लोग जिताएंगे और उसे बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, जब ये जीत जाएगा तो क्या ये वापस से वोट लेगा कि मैं स्पीकर साहब बन चुका हूँ, मैं वापस से वोट लेता हूँ, क्या इसे प्रेसिडेंट वापस से आएंगे वोट दिलाने? नहीं, प्रोटेम स्पीकर ने तो इसे ऑलरेडी वोट दिला चुका है ना, है ना, इसी, हाँ, एज ए लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोटेम स्पीकर ऑलरेडी से वोट दिला चुका है, और प्रोटेम स्पीकर को वोट किसने दिलाया था, प्रेसिडेंट ने, है ना। हाँ, तो ये वापस से अब वोट नहीं लेगा, ये जाएगा अपने कुर्सी पर आराम से बैठ जाएगा, ठीक है।
अभी के वक्त में जो स्पीकर हैं वो कौन है? वो है ओम बिरला साहब। ओम बिरला एक लिबरल इंसान माने जाते हैं। वो बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल को फॉलो करते हैं। तो चाहे उनके गवर्नमेंट के लोग हों या किसी और गवर्नमेंट अपोजिशन के लोग हों, उन सबको एक ही नजरिए से देखते हैं। ठीक है, तो इस वक्त अगर हम बात करेंगे कि भाई कौन है जो स्पीकर, वो है ओम बिरला। तो 2019 में से ही वो अभी तक बने हुए हैं, ओम बिरला साहब स्पीकर के पोस्ट पर। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब स्पीकर अगर कभी नहीं रहा तो कौन संभालेगा? उसके लिए चुनाव होता है डेप्यूटी स्पीकर का। डेप्यूटी स्पीकर, और डेप्यूटी स्पीकर के लिए 10 मोस्ट सीनियर इंसान का नाम दिया जाता है प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट उसे चुन लेते हैं। भाई इसी 10 में से किसी एक को क्या बना देते हैं? डेप्यूटी स्पीकर। डेप्यूटी स्पीकर, बात समझ में आई क्या? अब अगर हम इनके रेजिग्नेशन की बात करें, रेजिग्नेशन रेजिग्नेशन बहुत आसान है। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देता है डेप्यूटी स्पीकर को। स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? डेप्यूटी स्पीकर। नहीं, बड़ा बड़ा कुछ नहीं है उसी इंसान का। और स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देगा डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, हाँ, कोई भी जा रहा हो एक दूसरे को ही देख के निकल जाओ। ठीक है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं होता कि कोई प्रेसिडेंट के पास जाएगा या यहाँ जाएगा। ठीक है, ये लोग आपस में ही क्या कर लेते हैं? रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कभी कभी ऐसा हो गया कि मान लो कि स्पीकर तानाशाह बन गया। ठीक है, स्पीकर कहे गया मैं अपनी ही पार्टी को इंसानों को बोलने दूंगा। पता है, जब स्पीकर के सामने कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री भी बोलता है ना, तो उन्हें स्पीकर डायरेक्ट नहीं कहता है, माननीय, महोदय, ऐसे करके बुलाना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पता है स्पीकर अगर भड़क गया तो नहीं देखेगा प्रधानमंत्री है कि किसी जो है मंत्रालय का कोई मंत्री है, वो बाहर निकलवा देगा। ठीक है, और स्पीकर ने, अगर अध्यक्ष ने किसी भी इंसान को 2 मिनट का टाइम दिया है तो 2 मिनट ही बोलेगा, 2 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकता। ठीक है, क्योंकि 545 लोग होते हैं। 545 लोगों में से किसी, तुम्हें अगर टाइम मिल रहा है तो उस टाइम की वैल्यू करनी है कि नहीं? हाँ, तो स्पीकर का अपना एक धौस होता है, मतलब उसका पावर रहता है, लोग उसकी बातों को समझते हैं। इतना क्लियर है? अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि स्पीकर अगर तानाशाह हो जाए, मतलब वो एक ही तरफ की बात सुने, दूसरे की बात सुने ही ना, तब उसे हटाना का भी प्रोसेस रखना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, इसके रिमूवल का प्रोसेस होता है। रिमूवल, अब जैसे मैं इसमें रिमूवल का प्रोसेस नहीं बताया, ये तो उसको समझ लेते थोड़ा सा। चेयरमैन वाले में क्या है, जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तो उसके रिमूवल का प्रोसेस बताया था कि भाई कैसे उसको, वाइस प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं या प्रेसिडेंट को कैसे हटा सकते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है। हम रिमूवल, देखो इम्पीचमेंट वाला जो प्रोसेस रहता है वही प्रोसेस लगता है, बट वहां पर इम्पीचमेंट वर्ड यूज नहीं किया जाता है, रिमूवल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो देखो, अब रिमूवल, अगर लोकसभा के अध्यक्ष को रिमूव करना है तो क्या यह प्रस्ताव राज्यसभा में पास होगा? नहीं, लोकसभा के लोग ही उसे रिमूव कर सकेंगे। यानी जो पावर होता है वो किसके पास होता है? लोकसभा मेंबर्स के पास। लोकसभा मेंबर्स के पास ही पावर होता है कि वो स्पीकर को हटा सके। अच्छा, क्या क्राइटेरिया है हटाने के लिए? तो भाई कम से कम पहले 50 लोग आकर के कहेंगे कि हमें इनको हटाना है। कितने लोग? 50 लोग। ठीक है, तो 50 प्रपोजल चाहिए। प्रपोजल, प्रपोजल, प्रपोजल कितने चाहिए? 50। हिंदी में कहते हैं प्रस्तावक, प्रस्तावक। ठीक है, 50 लोग आकर के कहेंगे कि हमें इनको हटाना है, तब हटाया जाएगा।
अच्छा, हटाने का प्रोसेस कैसे चालू होगा? तो भाई हटाने के प्रोसेस के लिए पहले कम से कम 1/4 लोग वोटिंग करेंगे कि अच्छा हाँ इन्हें हटाना है। तो इनिशिएट करने के लिए 1/4 यानी 25% लोगों की वोटिंग चाहिए, है ना। जैसे अगर किसी घर में 100 लोग हैं और 100 में से कोई हेड है, अब इस हेड को हटाना है, तो हटाने के लिए पहले 25 लोग कहने चाहिए कि वोट करें और कहें हाँ इसे हटा दो। हटाने के बाद उसके बाद 50 लोग और आकर के कहें कि हाँ इन्हें हटा दो, ठीक है। उसके बाद जाकर के इनके हटाने का प्रोसेस चालू होगा, और हटाने से पहले इन्हें 14 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा। कितने दिन का? 14 डेज इन्फॉर्म किया जाएगा इनको, ठीक है। इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई हम आपको हटाने वाले हैं। अच्छा देखो, जैसे राज्यसभा में जो चेयरमैन था वो अपने सर्वे सर्वा होता था, यानी उसकी बात को कोई नहीं टाल सकता था, वैसे स्पीकर भी लोकसभा का सर्वे सर्वा होता है, प्रोटेम होता है, ठीक है, प्रेसिडिंग होता है। ये किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को लोकसभा से भगा सकता है, किसी को हटा सकता है, लोकसभा को का जो कार्रवाई है जब चाहे बंद कर सकता है। तब अगर ऐसे समय में अगर वो सोच लिया कि भाई मेरे ऊपर ये लोग रिमूवल का प्रोसेस ला रहे हैं, मुझे हटाने वाले हैं, और रिमूवल का प्रोसेस लाने के लिए इन्हें वोटिंग की मतलब कि जब हटाना रहेगा तो वोटिंग करवानी पड़ेगी 2/3 मेंबर से। कितना? 2/3 यानी 66% वोट, है ना। 66% वोट अगर लोकसभा में पारित हो गया तो उसे हटा दिया जाएगा। अब वो सोचा ये काम करता हूँ, 100 लोगों को ना यही लोकसभा से खारिज कर देता हूँ, बैन कर दूंगा 14 दिन के लिए कि 100 लोग आएंगे ही नहीं लोकसभा में। तब तब तो हो चुका पास, है ना। तो इसलिए कहा गया जब भी स्पीकर के ऊपर रिमूवल का प्रोसेस चलेगा उतने दिनों तक वो अपने लोकसभा का प्रीसीडिंग नहीं रहेगा, मतलब वो बैठा तो रहेगा लेकिन उसके पास पावर नहीं रहेगा, ठीक है। नो, हाँ, नो पावर टिल रिमूवल प्रोसेस, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस वो बैठ कर टुकुर टुकुर देखेगा, बिल पास हो रहा है, मुझे हटा देंगे, भगा देंगे अब यहाँ से। अब भगा देंगे इन से, अब वो सीट से उतर करके वापस नॉर्मल एमपी बन जाएगा। ऐसा थोड़ी कि लोकसभा से भगा देंगे, भाग यहाँ से। लोकसभा में रहेगा, मेंबर रहेगा, बस वो उसको कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, वो जो ऊंचाई वाली कुर्सी रहती है उसको छोड़ना पड़ेगा, समझा। तो अगर वो पास हो गया तो, लेकिन अगर पास नहीं हुआ तो फिर वो वापस आएगा, बोलेगा हाँ मेरे ऊपर रिमूवल प्रोसेस लगाओगे, कौन कौन वोटिंग किया था देखता रहेगा, वो सबका नोट डाउन, नाम नोट करते रहेगा। अब तुम बोलो सालो, तुम लोग को पूरे साल बोलने का मौका नहीं दूंगा, बन जाएगा सबका। इसलिए जो स्पीकर है उनको हटाने के प्रोसेस में ये सारी की सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है कि ऐसा ना हो कि आए दिन कोई भी अपोजिशन के लीडर आए बोले हाँ इनको हटाना है, फटाक से हटा दो, ऐसा नहीं। ये सारा का सारा प्रोसेस दिया जाता है, और हटाने का प्रोसेस इतना मतलब आसान नहीं होता है किसी को हटा देना, क्योंकि भाई 66% वोटिंग चाहिए रहता है। इवन जिसकी गवर्नमेंट रहती है उसके पास भी 50% प्लस 1 ही वोट रहता है गवर्नमेंट बनाने के लिए। 66% करने का मतलब कि अपोजिशन भी राजी हो। अगर कोई अपोजिशन का मेंबर ही अगर स्पीकर बना है और अपोजिशन नहीं राजी रहेगा तो उसे हटा नहीं पाएंगे। अगर गवर्नमेंट का ही कोई मेंबर स्पीकर बना है, गवर्नमेंट के लोग नहीं राजी हैं, तो अपोजिशन चाह कर भी उन्हें हटा नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है क्या? ये सारा का सारा खेला चलता है उनको हटाने। तो ये स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में समझ में आया। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है क्लियर हुआ। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की चर्चा कौन से आर्टिकल में है? 93। अब देखो इस वक्त के जो हमारे ये है अटॉर्नी जनरल है,
अटॉर्नी जनरल की चर्चा हालांकि हमने 76 में ही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर पावर के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा बता देता हूँ। वो कौन है? वेंकट रमनी किसके बाद आए थे? तो ये के वेणुगोपाल के बाद। पहले के जो ये थे अटॉर्नी जनरल तो कौन थे? के वेणुगोपाल। और अभी के जो करंटली में है वो कौन है? वेंकट रमनी। और 2019 से ही चले आ रहे हैं स्पीकर के पोस्ट पर कौन? ओम बिरला साहब। और अभी के जो हमारे चेयरमैन हैं राज्यसभा के, वो कौन है? जगदीप धनखड़। यही हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। तो इतना सारा का सारा चीज क्लियर हुआ था, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए हम इसको इतना ही रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट, ठीक है।